नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम में डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को एक सही डायरेक्शन और साथ में मोटिवेशन का संचार करना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी के बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दूं। राजेंद्र कुमार जी को अभी जो 2018 का आरएस का जो रिजल्ट आया है उसमें 54 रैंक मिली है और आप एसडीएम पद को अपने लिए सुनिश्चित किया है और इनको एसडीएम पद मिला है। दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी के बारे में आपको कहूंगा, डेफिनेटली जब आप इनको सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। बस इतना कहूंगा कि आपने कांस्टेबल से अपने करियर की शुरुआत की और कांस्टेबल से करियर शुरुआत करके आज एसडीएम के पद पर विराजमान हुए हैं, यानी कि एसडीएम के पद को लिया है। तो कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कार्य कर जाते हैं जो औरों के लिए, अन्यों के लिए प्रेरणा या एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। और डायलॉग मंच की ओर से और सभी आरपीएससी के जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है एसडीएम बनना, उन सब की ओर से भी आपको आपके पद के लिए, आपके चयन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बोल दूं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आरएस के अंदर और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एसडीएम का पद लिया है, तो बहुत अच्छा आपका कार्य है। लेकिन सर, थोड़ा सा जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो आपकी थोड़ी बैकग्राउंड को जानना चाहूंगा कि कांस्टेबल से लेकर एसडीएम तक का सफर, क्योंकि ये एक आसान कार्य नहीं है। आपसे एक प्रेरणा स्रोत और एक उदाहरण बने हैं। जो लोग हमेशा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और आपने कांस्टेबल से आप सब इंस्पेक्टर भी रहे, काफी चीजें आपने की। तो सर, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बारे बताइए ताकि जो युवाओं के अंदर एक प्रेरणा स्रोत आप बन सके। धन्यवाद सर। मैं डायलॉग मंच को सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया अपनी बात रखने के लिए। और जैसा कि सर आप बात कर रहे हैं कि एक युवाओं के लिए कि एक कांस्टेबल्स हैं, ये जो आज एसडीएम तक का सफर रहा है सर, इससे पहले मैं मेरे बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। सर, मैं राजस्थान के नागौर जिले का एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। हम एक ढाणी में रहते हैं और वहां पे इस तरह का माहौल है कि वहाँ कुछ लोग जानते ही नहीं प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। वहाँ आर्मी और पुलिस के अलावा थोड़ा बहुत टीचर को लेकर रुझान है और सरकारी सेवाओं को लेकर कृषि कार्य के कारण इतना कोई रुझान भी नहीं रहा। और मैं अपनी ग्रेजुएशन तक मैं खुद प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जानता भी नहीं था। मैंने अजमेर से बीएससी पास कोर्स के रूप में अपनी ग्रेजुएशन की और उस ग्रेजुएशन की जर्नी के दौरान एक सबसे बड़ा मोटिव था कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करना एक मोक्ष के बराबर समझा जाता था। तो मैंने तैयारी शुरू की। उस समय मैंने राजस्थान पुलिस के एक टेलीकॉम ऑपरेटर पोस्ट हुआ करती है, कांस्टेबल रैंक की। तो मैंने 2014 का जो बैच था उसमें मैंने वहां ज्वाइन किया। बट ऑन द सेम डे आई ज्वाइंड, ऑन द सेम डे आई रिजाइंड आल्सो। मैंने उस ट्रेनिंग के पहले ही दिन ज्वाइन किया और उसी दिन शाम को मैंने रिजाइन किया कि मैंने अपने एसपी को जाके बोला कि सर, आई कांट कंटिन्यू दिस। उस सफर के बाद वो नौकरी प्राप्त करना बहुत ही उस ग्रामीण परिवेश में या जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसमें बहुत जरूरी था। लेकिन फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने उस नौकरी से रिजाइन करके मैंने सीपीओ की तैयारी की। वहां मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर अलॉट हुआ। वहां भी मेरी ऑल इंडिया अच्छी रैंक थी। फिर मैंने वहां भी ट्रेनिंग के दौरान वो भी छोड़ दी और मैंने फिर सीजीएल के लिए अप्लाई किया। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे सिविल सेवाओं में जाना है। मुझे हमेशा ये लगता था कि एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है और उस अच्छी नौकरी के प्रयास में हर एक स्टेप आगे बढ़ने का कोशिश होती थी कि एक अच्छा ग्रेड पे मिलेगा, एक अच्छी पहचान मिलेगी। उस तरह से सफर चलता रहा। मैं 18 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे और उसी दौरान मैंने आरएस की तैयारी शुरू की और ये 18 बैच का मैंने आरएस लिखा और मुझे ईश्वर की कृपा से और इतने लोगों के प्यार से मुझे 54th रैंक मिली। यानी कि हम ये बात करें, बहुत बड़ी बात है कि एक झानी से, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनको नहीं पता हो कि राजस्थान में झानी भी होता है, गांव के साथ एक सटी हुई जगह होती है जो खेत के बीच में बनाई जाती है और कुछ घर बनाकर रहते हैं लोग, उसको झानी कर वो युवा कांस्टेबल बनता है। मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड वहीं से है कि वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र में, जिस जिले की बात कर रहे हैं नागौर जिले में, और एक छोटे से झानी की बात कर रहे हैं, तो वहां कांस्टेबल बन जाना भी एक बड़ी बात मानी जाती है। और फिर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो जाए
तो दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में राजस्थान के, हरियाणा के लोग खूब ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उस नौकरी को छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर जीएसटी में जॉब मिली, उसको छोड़ा, और आज एसडीएम के रूप में। तो मैं तो अब भी ये कहूंगा कि हो सकता है राजेंद्र जी की इच्छाएं और इतनी बढ़े, और मैं कहूंगा कि इनको जो इनकी महत्वाकांक्षा कह लीजिए, आकांक्षा कह लीजिए, जो भी कहना चाहे, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी करियर और आगे बढ़ाए। और अभी आरपीएससी है तो आरपीएस से ऊपर भी एक परीक्षा है, उसको भी दे और उसको भी पास करें। और अगली बार हम राजेंद्र जी से मिले तो हम एक आईएएस से मिले। तो ये मेरी और डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बड़ा अच्छा लगा राजेंद्र जी। लेकिन जब इतनी बड़ा सफर की हम बात करते हैं, पूरा ये एकदम आपका स्टार्ट हुआ कांस्टेबल से लेके यहाँ तक, और जब आरपीएससी की तैयारी आपने की, तो कभी ऐसा नहीं लगा, पॉजिटिव नेगेटिव कभी विचार नहीं आया कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? कांस्टेबल का मैंने ज्वाइन किया, पास हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने सब इंस्पेक्टर को छोड़ दिया। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए? या फिर लगातार कि बस पीठ पे खड़े रहना है और चौके लगाने, छक्के लगाने, यही विचार रहा या कैसे आपका विचार रहा? सर विचार सारे दोनों तरह के मिक्स्ड विचार हमेशा आते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान मैंने हमेशा, मुझे एक मेरी जो सबसे यूएसपी के तौर पे रही, वो मेरी जिद रही। मुझे खुद पे विश्वास, और कुछ भी काम करने को जिद, मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करता। तो जब मैंने छोड़ा तो गांव में बहुत ही अलग तरह की चीजें साथ में काम करती है कि ये पागल हो गया आज, ये वो, उनके पास बहुत ही सेट एग्जांपल्स होते हैं कि उसने छोड़ी थी, उसके साथ अभी ये हो रहा है। तो आप उस एग्जाम्पल को, आपके साथ एक तो मौका होता है कि आप एक नया एग्जाम्पल बन जाओ, लोग तुम्हें कहे कि ये देखो आज खराब होके बैठा है। एक तुम उस एग्जाम्पल को तोड़ने का एक नया जरिया बन जाओ, लोग कहे कि उसने छोड़ के अच्छे से किया, तो तुम भी दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। तो मैंने हमेशा वो दूसरा वाला एग्जाम्पल बनने की कोशिश की, और एक खुद पे विश्वास के साथ हमेशा कठिन परिश्रम से चीजें। मैं हमेशा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। जी, देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात आपने नोट की होगी, अब तक हम 5 मिनट हमारा चला है इंटरव्यू, बहुत ही सरल स्वभाव, एकदम सरलता से बातों को रख रहे हैं। और एक बड़ी बात बोली कि मैं कोई विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट मेधावी विद्यार्थी नहीं रहा, मैं एक सामान्य से विद्यार्थी रहा। लेकिन एक चीज, और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कश्मीर प्रघोष की कहानी, कि आप अगर कश्मीर की तरह अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है राजेंद्र जी ने उस कहानी को पूरा क्या किया है, वास्तविक जीवन में क्या है उसको उतारा है। यही मैं कह सकता हूँ राजेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल लगातार सर, चलना बिल्कुल है, ठीक है। लगातार चलना है, हाँ रुकना नहीं है। हाँ, रुकना नहीं, मैंने कभी गैप नहीं लिया, हमेशा कंटिन्यूटी को बनाए रखा है, और एक कठिन मेहनत के, मतलब विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ कार्य उसमें तुम। मैं अपनी जिंदगी में 3 मंत्राज रखता हूँ जिन पे मैं काम करता हूँ। ओके। फर्स्ट मंत्रा, इस तरह का एक काम करो जिससे तुम्हारी आजीविका चले, तो मैंने जी। हमेशा एक अपनी आजीविका रखी है। दूसरी, इस तरह का कोई काम करो जिससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे, तुम वर्जिश करो, व्यायाम करो, खेलो कूदो। तीसरी, एक तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करो, इस तरह से हॉबी के रूप में रखो कि तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी रचनात्मकता बनी रहे, तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे इवॉल्व होते रहो, उसमें फोटोग्राफी करो, राइटिंग करो, घूमना, तुम्हें जो पसंद है वो। जी, तो सर इसके साथ आगे बढ़ा। देखिए 3 बातें बड़ी अच्छी, कि मुझे एक तो आजीविका, और बहुत सिंपल सी बात है, भाई आजीविका होनी भी चाहिए। दूसरी बात बोलना कि हेल्थ को उसके साथ रहिए, क्योंकि कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और एक पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी का है, बाकी सब बातें बाद की बातें। और तीसरी बात जी उन्होंने बोली राजेंद्र जी ने, कि आप वो काम करो जिससे आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको पीस मिलती हो, रचनात्मक कार्य हो। हॉबी की आपने बात की राजेंद्र जी, तो मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्ट मन हो रहा है कि पूछूं, आपकी हॉबी क्या है? आप भी कोई रचनात्मक कार्य करते होंगे, चाहे डायरी राइटिंग हो या जो भी आप करते होंगे। सर, मुझे मोस्टली मेरी कॉलेज लाइफ से मैंने एक हॉबी परस्यू करना शुरू की, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। मैंने ओके। बहुत अच्छा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी लिटरेचर में कुछ अच्छा लिखना, कविताएं लिखना पसंद है, और मैं मोस्टली कविताएं पढ़ना मेरी हॉबी है। मैंने बहुत, मेरा हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल भी है यूपीएससी के लिए, तो मुझे हिंदी लिटरेचर को लेके गहरा थोड़ा इंटरेस्ट 11 अप्रैल में, तो यानी कि जो मैंने बात कही थी कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो, तो यानी कि मैंने सही बोला था। तो इस बार आप तैयारी है। हाँ सर, ऑलरेडी कर रहे बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि डायलॉग मंच पे इंटरव्यू हो अगले रिजल्ट के बाद, जरूर ऐसा हो। हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदी साहित्य वाकई बहुत अच्छा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी साहित्य राजस्थान में बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। काफी अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट को
तो हिंदी साहित्य में आपने ऑप्शनल देखा है कि राजस्थान में काफी लाइक किया जाता है ऑप्शनल में, और जो यूपीएससी तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, ये काफी प्रिय सब्जेक्ट है। तो हमारी फील्ड वर्क से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूपीएससी सेलेक्ट हो। राजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम की बात करते हैं, तो प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज का वही सब पैटर्न जो सभी परीक्षाओं में आईएएस हो या सभी स्टेट को अपनाया जाता है। थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भाई आपका ऑप्शनल पेपर नहीं होता मेंस के अंदर, और फ्री में केवल एक ही पेपर होता है, नहीं तो आप यूपीएससी के बाद फिर 2 पेपर जीएस के, सेट के। तो पूरा एक स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने प्री से लेके साक्षात्कार तक कैसे तैयारी की और ये मिरेकल कैसे कर दिया, क्योंकि जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी कम लोगों को निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये पूरा स्ट्रेटजी थोड़ा जर्नी बताएंगे कि इस परीक्षा की जर्नी कैसी है आपके लिए। सर आरएस की तैयारी की बात करें तो मैंने एक्सीडेंटली प्रिपरेशन शुरू किया था। मुझे हमेशा था कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, 3 स्टार ऑन द शोल्डर, वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। जब वो रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट और एक गांव में इंस्पेक्टर बन गया, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जो सीजीएल की ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो काफी लंबा है। तो उस ज्वाइनिंग से पहले जब मैंने डिसाइड किया कि अब फ्री ना बैठ के कुछ अच्छा किया जाए, उसके दौरान 18 का तब तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। तो मैंने प्रिपरेशन का जब मैं सोच रहा था 18-17 की बात है, तब प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शुरू की। तो मैंने कहा आईएएस करते हैं या आरएस करते हैं। फॉर्म कैडर को लेके थोड़ा ज्यादा रुझान था कि मुझे राजस्थान में अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ काम करना है। तो मैंने कहा आरएस शुरू करते हैं ताकि अपन राजस्थान में ही रह सकेंगे। जब आरएस तैयारी शुरू की तो ज्वाइनिंग भी साथ होने वाली थी सीजीएल की, और वो तैयारी भी चल रही थी। 5-6 महीने ऐसे ही गुजर गए। लेकिन जब अगस्त में प्री था, मैंने ओवरऑल प्रिपरेशन की बात की तो मैंने कभी प्री, मेंस या इंटरव्यू सेग्रीगेटेड तैयारी नहीं की। मैंने जब तैयारी शुरू की वो मेरी तैयारी हमेशा कंबाइंड तैयारी के रूप में रही। मैंने किसी टॉपिक को पढ़ना, एक सिलेबस को लेके एक एक पॉइंट बुलेट वाइज पढ़ना शुरू किया, तो मैंने उसको इस तरह से पढ़ा कि उसकी 360 डिग्री एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ या एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उस टॉपिक को मैं समझूं। और मैंने शुरू से तैयारी की। मैंने प्रीलिम्स लिखा, प्रीलिम्स हाँ ठीक हुआ, प्रीलिम्स के साथ फिर मेंस। मैं अपने सिलेक्शन को लेके कहूँ कि आरपीएससी की जो लेट लतीफी से जो सारे एस्पिरेंट्स परेशान है, मैं खुश रहा उससे, क्योंकि उसका फर्स्ट जब डेट डिक्लेयर हुई तो आई वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो मैं चिल था, मैं कहा अभी हम अपन तैयारी करें, अपने लिए आगे बढ़ेगी डेट। फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, तो 3 बार वो आगे बढ़ना मेरे लिए शायद वरदान था। और आई एम अ गाय विथ बिग फेट लक। तो वो आगे बढ़ी और मैंने हर मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स में तुम पेपर्स ना लिखो तो भी तुम इतना स्कोर कर सकते हो कि प्रीलिम्स को बिल्कुल नियरली बाय एस्केप, नैरो एस्केप साथ तुम क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन मेंस का जो आरएस का जो पर्टिकुलरली नेचर है, वो 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 10 मार्कर्स मैक्सिमम। तो उनमें बड़ी सटीकता के साथ कम शब्दों में अच्छी बात और फैक्चुअल चीजें कई बार पूछी जाती है। कम शब्दों में वो फैक्चुअल नॉलेज के साथ तुम अपना थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के साथ तुम लिख सको, तो वो सारी चीजें सारी टेस्ट से आती है। तो तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग दोस्त के साथ डिस्कशंस के साथ वो टेस्ट लिखो, उस टेस्ट के साथ। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो 4th पेपर की स्ट्रेटेजी है, मैंने 4th पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दिए थे। मेरा 4th पेपर में हमेशा फेथ था कि जो हिंदी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो ऐसा है कि गांव में मारवाड़ी में कहावत है कि जिसमें इसमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उस पेपर में जितना एफर्ट डालोगे वो उतना ही मीठा होगा। तो उसमें मैंने एफर्ट दिया और उसका मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे रहे। 4th पेपर में मेरे 123 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं। तो शायद वो अच्छा रहा। इंटरव्यू के लिए भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और इंटरव्यू भी मेरे लिए अच्छा रहा। तो इस तरह इंटरव्यू कितने मार्क्स थे? साक्षात्कार में कितना मिले आपको? साक्षात्कार में कितना मिले थे आपको? मेरे 78 मार्क्स हैं सर साक्षात्कार। 78 सर, 78 मार्क्स। आज जो टॉपर है मुक्ता राव, उनसे भी 1 नंबर ज्यादा, उनको 77 मिले, आपको 78 मिले साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। हाँ सर, मेरा भूपेंद्र सर का बोर्ड था, जो चेयरमैन सर है उनका बोर्ड था। और मेरा इंटरव्यू बहुत ही मेरी हॉबी को लेके, चीजों को लेके बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू हुआ। और मैं
कॉन्फिडेंट था अपने इंटरव्यू थ्रू आउट द इंटरव्यू। मैंने सारे सवालों के जो नहीं आ रहा था उनके लिए भी मैंने आराम से सॉरी कहा, और बहुत ही लाइट माहौल में इंटरव्यू हुआ और मैं उनको कम्युनिकेट कर पाया, मैं अपनी थॉट्स को कन्वे कर पाया, और इंटरव्यू पैनल वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इंटरव्यू में कोई खास ऐसे आप प्रश्न या कोई ऐसी बात हुई हो जो आप शेयर करना चाहें फ्रेंड्स के साथ? कोई ऐसा प्रश्न जो आके में आपको लगा भी बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न था, या कोई ऐसी बात हुई हो? क्योंकि बोर्ड में कई बार इस तरह की बात हो जाती है जो जीवन भर याद रहता है, क्या ये बात बड़ी एकदम अलग सी बात थी जो हमने कभी सुनी नहीं थी, कि ऐसा भी हो हाँ जाता है। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी? सर, मेरे इंटरव्यू की शुरुआत कुछ ऐसी थी, मतलब मेरा इंटरव्यू चेयरमैन सर का बोर्ड था, और मेरी हॉबी थी, मैं जर्नलिंग भी करता हूँ, मतलब मैं अपने डिसीजंस पे मैंने क्या डिसीजन लिया उसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, 5 साल बाद मैं इस तरह से देखता हूँ। तो मैंने हॉबी में लिख रखा था रिफ्लेक्टिव राइटिंग। ओके। तो जाते ही चेयरमैन सर ने पूछा, मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर कैंडिडेट, वहां पे नाम नहीं जाता तो वो ऐसे बताते हैं कि मिस्टर कैंडिडेट, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज दैट रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो मैंने कहा, सर मैं इस तरह से जर्नलिंग करता हूँ, चीजें करता हूँ। तो हॉबी से शुरू हुई, तो कि रिसेंटली ऐसा कौन सा तुमने एंट्री की हो उसमें, तो हॉबी से बातें शुरू हुई, और फिर नॉर्मल इंटरव्यू। मोस्टली इंटरव्यू मेरा फैक्चुअल इंटरव्यू नहीं था, कि मोस्टली होता है कि आरएस के इंटरव्यू में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत ही बॉम्बार्डिंग होती है फैक्ट्स की। लेकिन मेरे इंटरव्यू में बिल्कुल मेरी थॉट प्रोसेस को लेके, मेरे डिसीजन मेकिंग को लेके, और बहुत ही एनालिटिकल टाइप से चीजों पे मेरा इंटरव्यू रहा, और इंटरेक्शन था मोस्ट ऑफ द नो फैक्ट्स, नथिंग लाइक दैट। ओके, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। और यहाँ पे देखिए हॉबी को अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिख देते हैं हॉबी को, तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड का ध्यान पहले वहीं पर जाएगा। तो आप बोर्ड को पूरा क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो। और राजेंद्र जी ने वही कमाल किया। ये अक्सर हम कहते भी हैं कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से बोर्ड को नियंत्रित दे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको अपने और फील कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो राजेंद्र जी ने वही कमाल किया। मैं थोड़ा सा एक बात और करना चाहूंगा राजेंद्र जी, जैसे आपने साक्षात्कार के बारे में बोला, क्या मॉक वगैरह भी दिए थे, या जैसे आपको अभी जो आपने पहले ज्वाइन की फिर छोड़ी, तो उसी अनुभव के आधार पर आपने आरएस का इंटरव्यू दिया, या कुछ मॉक भी आपने दिए थे, कुछ प्रैक्टिस की थी इसके लिए पहले से? सर, जॉब एक्सपीरियंस को लेके मैं जीएसटी में काम कर रहा हूँ, मुझसे जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। टैक्सेशन सिस्टम के बारे में मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने टैक्सेशन से कोई सवाल नहीं पूछे। उन्होंने साउथ इंडियन कल्चर को लेके, साउथ इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजों को लेके, अभी रिसेंटली तमिलनाडु लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे, तो उन इलेक्शंस को लेके वहां पे मैं पीआरओ था, तो उन चीजों को लेके सवाल हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज पे सवाल हुए, लेकिन मेरी जॉब प्रोफाइल को लेके कोई सवाल नहीं पूछा गया। और शायद वो हॉबी का एक टर्निंग पॉइंट था, कि वो हॉबी के ट्रैप्स हैं, उससे चीजें बाहर नहीं निकल पाई, या फिर एक अलग कल्चरल डायमेंशन मिल गया, वो लिटरेचर वाले पोर्शन पे चले गए, मेरा पूरा लिटरेचर पे ही इंटरव्यू हो गया। ओके, ओके। मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहता कि जैसे आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की होगी जब जाने से पहले, तो आपने क्या कुछ उसकी प्रैक्टिस की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, या मॉक वगैरह दिए थे, या पहले के जो एक्सपीरियंस थे इंटरव्यू के उसी के दम पर काम हो गया? नहीं सर, इस तरह से रहा कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, या जीएसटी ऑफिस में, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं। ओके। तो लंच टाइम पे दे यूज टू कॉल मी दे यूज टू कॉल मी कि इंटरव्यू बोर्ड इज रेडी, कम ज्वाइन एंड गिव इंटरव्यू। तो डेली इंटरव्यू हम दिया करते थे यहाँ पे, और मैंने अपने दोस्तों के साथ भी बहुत सारे मॉक्स दिए। मैंने इंटरव्यू के लिए काफी, क्योंकि 1 साल का टाइम मिल गया इंटरव्यू के लिए, ओके। तो मेंटली काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। ओके, यानी कि हम ये कहेंगे कि आपको जो आपके कलीग मिले वो आपको काफी हेल्पफुल मिले, और उन्होंने आपको पूरा एकदम कहते हैं ना मांझ दिया, एकदम पूरा मांझ के तैयार कर दिया कि जाओ और धमाल कर दो। तो वो हाँ धमाल सर। आपकी कर दी। बहुत अच्छा राजेंद्र जी। हाँ मैं नहीं सर, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान। जी, उनको भी हमारा बहुत बहुत आभार, कि धन्यवाद, आगे भी आपको सपोर्ट करें ताकि आप यूपीएससी में भी यही कमाल करके दिखाएं, वहां भी आप ऐसे ही करें। राजेंद्र जी, एक प्रश्न मेरे मन में और उठा है कि अक्सर अभ्यर्थी पूछते हैं कि प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो, तो अक्सर अभ्यर्थियों को यही रहता है प्रश्न कि प्री हो या मेंस हो। क्या उसके लिए, जैसे प्री के लिए हम बात करें टेस्ट सीरीज है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेंस के लिए हम बात करें तो क्या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह या राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए?
तरह से था। जैसे प्री के लेके पर्टिकुलरली बात करें तो प्री को लेके जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे बहुत स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि मेरा ये पोर्शन अभी तैयार नहीं है, मैंने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है तो पॉलिटी का टेस्ट मुझे देना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने शुरुआत में हमेशा मैं कंप्लीट टेस्ट दिया करता था, ताकि मैं कम से कम वो टेस्ट में जो सवाल आ रहे हैं उनको देख सकूं, उनको समझ सकूं। तो मैंने हमेशा कंप्लीट टेस्ट देना शुरू किया प्री के महीने 2 महीने की तैयारी के बाद। जब वो सारी चीजें, ताकि मैं जब नई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे चीजें होती थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं तो आर्ट्स को लेके ह्यूमैनिटीज को लेके बिल्कुल एक नयापन सा होता है स्टूडेंट्स में। जब वो सारी, जब तुम कंप्लीट टेस्ट देते हो, टेस्ट में एक बेटर इवोल्यूशन होता है, चीजें समझ में आती है कि मैं किस पोर्शन में कमजोर हूँ, किस में अच्छा हूँ। तो प्रीलिम्स, शायद आरएस को लेके प्रीलिम्स का स्कोर भी 100 मार्क्स तक कट ऑफ जाती है जनरल ओबीसी की। तो वो एक स्टूडेंट जो पिछले 5-4 महीनों से भी तैयार कर रहा हो, चीजें टेस्ट दे रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से दे रहा हो, सेल्फ दे रहा हो, एक सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एक बहुत बड़ा वेटेज है ट्रेंड को समझने के लिए, किस सब्जेक्ट से किस सवाल पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी को लेके, राजस्थान पॉलिटी को लेके उनका क्या क्वेश्चन बैंक में किस तरह की चीजें हैं, वो चीजें देखी जा सकती है। साथ में आरपीएससी या उस सिमिलर इंस्टीट्यूट द्वारा दूसरे जो पेपर करवाए जा रहे हैं, भले ही वो कांस्टेबल से लेके, या जैसे आरपीएससी को लेके बात करें तो आरपीएससी टीचर के पेपर करवाए, जो राजस्थान जीके को लेके उनका क्या ट्रेंड है, वो ट्रेंड समझने में शायद हेल्प मिलती है, तो वो पेपर देख के जा सकते हैं। और तो अपने दोस्तों के साथ उन ट्रेंड्स को डिस्कशन करना, उन पे अपनी राय रखना, उनको समझना स्टूडेंट के लिए बेहतर हो सकता है। सर मेंस के लिए हम बात करें राजेंद्र जी, तो मेंस के लिए बात करें। हाँ सर, मेंस के लिए सर आरएस का एग्जाम थोड़ा अलग तरह का एग्जाम है सर। जैसे मैं 18 के साइंस के पेपर को लेके कहूँ तो बड़ा फैक्चुअल सा अलग तरह का ट्रेंड से हटके तरह से सवाल पूछे गए, उन्होंने फैक्ट्स पूछे, चीजें पूछी, तो उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि मेंस का साइंस का पेपर इस तरह से होगा। लेकिन उसको सामना करने के लिए पेपर वाइज स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। जैसे फोर्थ पेपर है तो उसका एक अपना पोर्शन है, उस पेपर को अलग से तैयार करें। बाकी सब्जेक्ट है सर, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए, जैसे इथिक्स पिछली बार ही ऐड हुआ, तो इथिक्स में वो इतना डीप जाके नहीं पूछने वाले, तो उसको बड़े जर्नलिस्टिक तरीके से तैयार किया जा सकता है। पॉलिटी में लेके उनका काफी, जैसे पॉलिटी को लेके सवाल पूछे गए, आप पॉलिटिशियन सब्जेक्ट से भी एक्सपर्ट के रूप में, पॉलिटिशियन सब्जेक्ट से भी एक्सपर्ट के रूप में, तो उन्होंने एक नए तरीके से सवाल पूछे। हाँ, तो पॉलिटी के जब नए सवाल पूछे गए तो इंसान आंसर, पॉलिटी का पेपर भी आपके सामने, तो 2 मार्कर्स ठीक थे, लेकिन 10 मार्कर्स। राजेंद्र जी, मैं एक प्रश्न को देखकर, क्योंकि अभ्यर्थी को अक्सर ये रहता है, जैसे हम लोग 2 मार्क्स की बात करें तो 15 शब्दों में जैसे इसको लिखना है, तो कोई भी एक प्रश्न हम थोड़ा चर्चा करें कि जैसे पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, मार्कर सवाल है कि मेंशन द स्कोप ऑफ फ्रीडम गारंटीड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो सर उद्देश्य प्रस्ताव में किन तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई? तो ये 15 मार्कर है, लेकिन इसमें 5 लाइन या 4 लाइन दी गई, तो 4 लाइन भी यूटिलाइज किया जा सकता है। उसमें एक चीज का ध्यान रखा जा सकता है कि उसमें एक चीज का ये ध्यान रखा जा सकता है कि जरूरी नहीं है पूरा सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए। तो आप उसमें लिख सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में लाया गया, उसकी जो भूमिका है, उसका जो ओरिजिन है, उसके बारे में लिखा जा सकता है। उसके बाद स्वतंत्रता, उसमें स्वतंत्रता तो हम लिख सकते हो कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, तो 5 तरह का लिख सकते हो। बिल्कुल, शायद उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी का और वो टाइम लिखना, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा में इस तरह से प्रारूप रखा गया, और अभी स्वतंत्रताओं को, 5 स्वतंत्रताओं को आराम से लिखा था। 2 मार्कर में इस तरह से 4 लाइन का पूरा यूज करके और कुछ एडिशनल नॉलेज देके भी उस क्वेश्चन को एनरिच किया जा सकता है। ओके, यानी कि हम उसको 4 लाइन में पूरा इसको यूज करें, 15 वर्ड थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा, कोई इशू नहीं। और अगर हम वर्ड लिमिट का इतना ऐसे, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं जो 50 वर्ड का है, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लिखने की? कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल 21 के बारे में सेट की गई है। 6 जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 50 वर्ड्स का, तो आर्टिकल 21 के
पर्सनल और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात कर रहे हैं सर, इस सवाल को अप्रोच करने के तरीके हो सकते हैं किसी को डायग्राम में, चीजों में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरी लाइन किसी भी तरीके से सेंटेंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ उदयकर्ता के रूप में किसी केस को कोट करना चाहते हो, यहाँ पे तुम गोपालन केस को कोट करना चाहते हो, मेनका गांधी केस को कोट करना, उस केस को आराम से कोट करें जी। अब जैसे कि पूरा सवाल को मैं समझता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले लिखा जा सकता है कि आर्टिकल, तुम लिख सकते हो कि मूल अधिकारों में 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में पर्टिकुलरली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उसमें गोपालन केस में प्राण और जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी संकीर्ण परिभाषा दी गई, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका को तुम चुनौती दे सकते हो लेकिन विधायिका के कार्य को चुनौती नहीं दे सकते। फिर तुम मेनका गांधी केस में जो एक उसकी वाइडर परिभाषा दी गई, उस परिभाषा के बारे में 2 लाइन में लिख सकते हो। तो उससे 2 तरह के केसेस आए। फंडामेंटल राइट को भी तुमने कोट किया कि हाँ, वाइडर रूप में तुमने बताया कि जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट के उस पोर्शन से ये बिलोंग करता है, और उसकी आज तक की, हाँ, नेचुरल जस्टिस की जैसा आपने लिखा, तो उसमें नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख के फिर उसकी वाइडर परिभाषा में 5-4 चीजें और भी लिख सकते हो। ये सारी इसके तहत तुम अनुच्छेद 21 का दायरा है और इसका दायरा बहुत व्यापक है, तो व्यक्ति की गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए यह है। तो उससे 50 वर्ड्स में ये बातें जरूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंस को फ्रेम करके लिखी जाए। गोपालन केस में तुम लिख सकते हो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या। मेनका गांधी केस, इसमें विस्तृत व्याख्या जिसके तहत ऐसे प्राकृतिक न्याय को वरीयता दी गई, इस तरह से चीजें की। तो उससे एग्जामिनर को एक तो कम मेहनत करनी होगी। एक कोटेशन मुझे याद आई राजेंद्र, जो कहते हैं ना, कोर्ट ने कहा था, जज ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो दैट मीन उसका प्राण यानी कि आर्टिकल 21 छीनने के बराबर है। तो ये भी उस मेनका गांधी केस में ऐसे कोटेशन भी लिख के बच्चा रहेगा इसके अंदर। जैसे जज ने कहा था ना कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर एक गरिमापूर्ण जीवन, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो दैट मीन उसके प्राण और जिंदगी ली जा रही है। तो प्राण का मतलब है यानी जीने का अधिकार, मतलब है गरिमा के साथ, विद द डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी। तो अगर स्टेप का थोड़ा कोड यूज कर ज्यादा बेटर रहेगा, कोर्ट का यानी कि जज का कोई स्टेटमेंट भी लगा दे तो बेटर रहेगा, नहीं रहेगा। सर, जिस तरह से सवाल की डिमांड है जज के, तुम सुप्रीम कोर्ट का कोई फेमस जजमेंट है तो उसको कोट कर सकते हो। उसमें तुम लिख सकते हो कि विस्तृत व्याख्या में व्यक्ति का विदेश घूमने की स्वतंत्रता हो, अच्छे पर्यावरण की, स्वस्थ पर्यावरण को प्राप्त करने की स्वतंत्रता, तो इस तरह की बातें ऐड की गई, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जुडिशरी का पार्ट रहा है जिस तरह से अपन ने लिखा है। तो वो चीज तुम कर सकते हो, और 5 नंबर में इतनी बातें भी तुम कह के अच्छे मार्क्स ला सकते हो, जहां तक मुझे लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी रिसेंटली हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई अब तो डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार, वो कहते हैं ना, इंडोनेशिया किसी इच्छा मृत्यु का जो राइट मिला है, तो ओबीसी के अंदर कि आपको डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार है, तो विद द डिग्निटी यू हैव द राइट टू द डाई। तो उसको भी जिक्र कर सकते हैं। ये अच्छा आपने बताया कि जैसे आपने पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, पारिश्रमिक पाने का अधिकार, इस तरह के जितने राइट्स हैं, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, और बाबा रामदेव का केस तो याद है कि वो सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, बाबा रामदेव के केस जो हुआ था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, केस का जिक्र बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा आपने बताया। एक हल्का सा 100 वर्ड का भी हम जिक्र करने लगता था कि 100 वर्ड में तो काफी एक लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, और लेंथी काफी स्पेस भी आरपीएससी में देता है। जी, कितना अच्छा स्पेस, एक पेज, और एक पेज से थोड़ा सा 3 लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, तो तकरीबन मान सकते हैं 1.25 पेज हमको मिल गया, और लिखने 100 वर्ड। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संविधान की उद्देशिका, तो देख रहे हैं आर्टिकल 21 यानी कि मौलिक अधिकार पे काफी जोर है, उद्देशिका पे काफी जोर है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका आया कि हम लोग अगर नियत आते हैं विविध जो उसके अंदर न्याय के, तो ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको अगर हम डील करें तो कैसे करें? सर, जिस तरह से अपन चीजें देख रहे हैं, तो सिलेबस से पहले तो अपन ने पेपर देखा, पहला सवाल उद्देशिका से है, अपन ने 50 मार्क का वो 50 वर्ड्स वाला सवाल देखा, वो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी उद्देशिका के न्याय की बात कर रहा है। तो मतलब सिलेबस से जुड़ी चीजें आ रही है पहली बात तो
स्टूडेंट मेजर सिलेबस से जुड़ी चीजों पे काम करें, इधर उधर ना भटके, तो भी पेपर को बहुत अच्छे से अप्रोच किया जा सकता है। अब इस सवाल पे सब पर्टिकुलरली बात करें, संविधान के उद्देश्यता में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले इसके दो पोर्शन है कि सबसे पहले आप संविधान के उद्देश्य में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि एग्जामिनर को उससे समझ में आए। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, उनके चल रहा है आज तक का, कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन से आज तक का, उस टसन की थोड़ी हिस्ट्री के साथ समझाते हुए जो वर्तमान कंडीशन है, जो मिनर्वा केस या जो LIC इंडिया बनाम भारत सरकार का जो केस है, वहां तक की जो पूरी हिस्ट्री को समझाते हुए बताया कि इस तरह से टसल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है और इस स्टैंड से देश की प्रगति इस तरह से सुनिश्चित हो सकती है। तो 100 मार्कर्स में उसको अप्रोच किया जा सकता है। अब मिनर्वा मिल से जितने भी पहले केस रहे, केशवानंद भारती को थोड़ा बड़ा केस है तो उसको कि केशवानंद भारती केस में किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आया, किस तरह से प्रियम्बल को भी केशवानंद भारती के बाद में उसको कहा गया कि उसको अमेंडेबल है, लेकिन वो कहीं से न पावर ले रही है न विधायिका का कोई पावर का स्रोत है, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। गोलकनाथ केसरी जो पंजाब बनाम पहले के दो केस रहे हैं केशवानंद भारती के, ये सारे केसेस क्यों किए जा सकते हैं, फिर इनको दो लाइन में समझाया जा सकता है। फिर जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को शुरू में समझा के इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि हम सिंपल सी बात ये देखें कि हम प्रश्न का, जैसे हम इसको देख सकते हैं कि दो पार्ट में प्रश्न को डाल सकते हैं। तो पहले तो हल्का सा न्याय को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट 2-3 लाइनों के अंदर, फिर फंडामेंटल डीपीएसपी राइट को, यानी कि एक हुआ, फिर दूसरा आपका डीपीएसपी, और तीसरा फिर केस का जिक्र करते हुए हम बाद में क्या करें, इसको कंक्लूड कर दें, यानी कि इसका कंक्लूजन निष्कर्ष को दे दें। तो ये हम 4 पैराग्राफ में डील कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे राजेंद्र जी? हाँ सर, उसमें बीच में तो जो कनेक्टिंग फैक्टर है, जो मतलब उसने उद्देशिका को और डीपीएसपी को जोड़ा है, तो उस कनेक्टिंग फैक्टर को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि तीनों, एक सोसाइटी के लिए या एक किसी राज्य के लिए, उन तीनों न्याय को संतुलित रूप में सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। भले सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक न्याय हो, उसके लिए व्यक्ति को आवश्यक है। और इस संतुलन के जो टसल को अपन समझा रहे हैं, तो किसी भी सवाल के दो पोर्शन है तो उनमें कनेक्टिंग फैक्टर यूज करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये चीजों के इंटरलिंक को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। और साथ में अगर हम लोग कुछ आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आर्टिकल 39 का जिक्र करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है ना, 18 का जिक्र कर दे। राजनीतिक न्याय में आर्टिकल 19 का जिक्र कर दे तो ये बेटर हो जाएगी। आर्टिकल का जिक्र कर दे, ये सिंपल सी बात है कि फैक्ट्स का जिक्र कर दो तो ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग उसको अपनी बात को प्रमाणिकता से कह पाते हैं, वजनदार हो जाती है अपनी बात। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमने जिक्र किया, बिल्कुल, जैसे आईआर के प्रश्न होते हैं, तो आईआर में जैसे मैप का बात करें तो क्या मैप का भी प्रयोग करना चाहिए? लाइनिंग का है तो जैसे मैप हम बना सकते हैं आईआर के पेपर में, तो बात करें ऐसे बॉक्स कुछ बनाना चाहिए। सर मैं तो कहता हूँ सर, मैप और डायग्राम कहीं भी, मतलब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में भी तुम्हारा कोई क्रिएटिव डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसमें इंटरलिंक करके तुम मैप बनाओ। कोई लोकेशन दर्शानी है, मैप बनाओ। सर अपन एग्जामिनर को कॉपी चेक करना उसके लिए बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस, और उसको अपन इजी बना रहे हैं तो वो डेफिनेटली खुश होगा। उसको बहुत ही परोस के अपन सामने दे रहे हैं, बिना एफर्ट के उसकी चीज समझ में आ रही है तो वो उससे खुश होगा। और एग्जामिनर को खुश करना अपना अल्टीमेट पर्पज है। यानी कि एग्जामिनर को इतना इजी दे दे और एकदम सजा के दे दे, लेकिन लिखते सब हैं, तो ये कहते हैं ना कि ढाबे में चले जाओ, 5 स्टार में चले जाओ, तो आपकी कॉपी में 5 स्टार जैसी हो, सुंदर सुंदर उसमें डायग्राम बने हो, पाई चार्ट बने हो, मैप बने हो, फ्लो चार्ट का भी आप यूज करें, तो उससे आपकी कॉपी एकदम रचनात्मकता भी आ जाएगी, आपको भी इंटरेस्ट आएगा बनाने में, करने में, और एग्जामिनर को भी दिखाई देगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, यानी कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से कॉपी आपकी अट्रैक्टिव बनती है।
एक उसमें इंटरेस्ट आता है कि अभी बंदे ने तैयारी की है और अच्छे से इसको स्टडी किया है। तो बड़ा अच्छा आपने राजेंद्र जी बताया कि हम कुछ तरह अगर लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा एग्जामिनर के लिए भी और अपने लिए भी, अपने को भी अच्छा लगेगा कि हमने किस तरह से उसको तैयारी को अच्छे से किया। दूसरा प्रश्न बस लास्ट में, अब आप ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हम लोगों ने आपका ले लिया। तो हमने प्री की बात की, मेंस की बात की। एक तो मैं पूरी बात में समझा कि आपको राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, टेस्ट आपको देना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ग्रुप स्टडी है, आपने एक चीज में बड़ा बल दिया, ग्रुप स्टडी, कि अगर ग्रुप आपका अच्छा होगा तो वो भी कहते हैं ना कि संगत के रंगत, एक पुरानी कहावत है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत आ जाती है। तो ग्रुप स्टडी का भी फोकस किया जाए तो आपको बिल्कुल अच्छा सर। रिजल्ट। कुछ और कहना चाहेंगे मेंस के बारे में? रविंद्र जी कुछ मेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिससे अभ्यर्थी को लाभ हो मेंस से? जैसे आपने बोला पेपर 4 पे ज्यादा फोकस करना है, फिर बाकी आपने पेपर 1 है, 2 है, 3 है कि आपको मैप का भी यूज करें, आप मैप के अलावा फ्लो चार्ट का भी यूज करें। आप जैसे इकोनॉमी में हम बात करें तो डायग्राम यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट वगैरह बना सकते हैं, तो उसको अच्छे से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ और स्ट्रेटजी मेंस के लिए कहना चाहेंगे? सर जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उनको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदलें, भले ही एग्जाम बाद में हो रहे हो, कभी एग्जाम को लेके, लीक को लेके, इंटरव्यू में अलग तरह के मल प्रैक्टिसेस को लेके रूमर से दूर रहें, पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा भरे रहें और अपने लक्ष्य को इतना चाहें कि उसके अंदर तुम्हें जो लोग मिले तुम उसमें उस ऊर्जा का संचार करें। मतलब तुमसे मिलके किसी को लगना चाहिए मुझे भी ये तैयारी करनी चाहिए, ये तैयारी इंसान को और अच्छा बनाती। और मुझे इस तैयारी के दौरान जो सीखने का मिला कि मुझे इस चीज ये सीखने को मिले कि मुझे दुख होता था कि हाउ लेस आई न्यू अबाउट माय कंट्री, माय स्टेट। राजस्थान की लोक कलाएं, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की जो लोक संस्कृति को समझने का मौका हो, प्ले एडमिनिस्ट्रेशन के नवाचारों को लेकर गुड गवर्नेंस को समझने का मौका हो, तो ये तैयारी इंसान को एक बेटर ह्यूमन बीइंग के तौर पर डेवलप करती। तो आप भले ही आरएस बने नहीं बने, भले आईएएस बने ना बने, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनते हैं इस तैयारी के दौरान। जो ये सिलेबस है ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। आप कभी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सिर्फ वो तारीखें नहीं है, वो किसी के संघर्षों की, किसी के खून की पसीने की कहानी है। तो उस कहानी को बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े जुनून के साथ पढ़ें ताकि और तुम्हें उसमें मजा भी आए और तुम्हारा ईयर भी आगे बढ़े। राजस्थान की हिस्ट्री तो जो है बहुत ही रोचक भी रही है, बहुत संघर्षों वाली भी रही है, और बहुत कुछ भी रहा है राजस्थान की हिस्ट्री, तो और आनंद आता है पढ़ने में। और जाहिर सी बात, सही बात आपने बोली कि भाई हम अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में पास होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन नॉलेज तो आपकी हो जाती है ना अपने स्टेट के बारे में, आपके देश के बारे में, देश दुनिया में क्या चल रहा है, पता चले चाइना क्या कर रहा है, भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो ये नॉलेज आपकी बड़ी मैटर करती है, ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। और उसी नॉलेज से क्या होता है, आदमी को अंदर से एनर्जी रहती है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो वो अगर एनर्जी ऐसे पड़ेगा क्या मुझे नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो वो निश्चित रूप से सफलता के पास पहुंचेगा। इसको टफ ना ले, इसको एंजॉय करें। अच्छा इसके में ये हुआ था, जयपुर का इतिहास ये है, जोधपुर का इतिहास ये है, जयपुर का इतिहास ये है, तो उसमें एंजॉय करेगा तो जल्दी सक्सेस होगा। बड़ा अच्छा आपने बोला। आपने एक बड़ी बात एक मैं और पूछना चाहूंगा, 2 प्रश्न आपसे अंतिम मेरे रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है, कोई इमारत खड़ी होती है, तो उसकी कोई ना कोई नींव होती है। तो राजेंद्र जी को अगर मैं एक बिल्डिंग की तरह कहूं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि राजेंद्र जी की नींव क्या है? आप अपनी सफलता का श्रेय, या जैसे आपने कहा कि आपसे कोई मिले तो मोटिवेट हो, तो ऐसे ही राजेंद्र जी किससे मिले, उनसे मोटिवेट हुए, या क्या कोई बताना चाहेंगे किसी का नाम ऐसा जो आपको वाकई में प्रेरणा दी हो, जिसने आपकी पूरी तैयारी में, परिवार में, मित्र में, कोई सीनियर, कोई भी? सर मैं आज तक जेन्युइनली स्पीकिंग आई हैव नेवर मेट एन एसडीएम बिफोर मी। मैं आज तक कभी एसडीएम से ही नहीं मिला हूं मैं। लेकिन मेरी फैमिली के एटमॉस्फेयर को लेकर, मोस्टली माय होल फैमिली इज इलिटरेट। मेरे घर में कोई भी पढ़ा नहीं है, मेरे फर्स्ट जनरेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों का जो प्रोग्रेसिव माइंड सेट है, मेरे अंदर विश्वास है। भले ही मेरे मामा जी को लेके हो, मेरे पापा को लेके हो, मेरे दादाजी को लेके हो, उन्हें मुझ में एक गहरा विश्वास है कि मतलब अगर बच्चा कर रहा है तो ये राइट कर रहा है और इसमें कुछ कैलिबर है, ये अपने निर्णय से कर रहा है। तो उन्होंने हमेशा मेरे निर्णय में गहरा विश्वास था। मैं हमेशा डरता था कि मेरे दादाजी क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, कि तूने किया कुछ अच्छा ही होगा। तो उस वो जो विश्वास है कह देते थे कि अच्छा होगा,
लेकिन वो मुझे जिम्मेदारी देता था बहुत गहरी के इनका अच्छा कह देना, मुझे सच में इनकी बात को अच्छा बनाना है। शायद वो मेरी नींव है, मेरे उसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो, उन्होंने मेरे पेरेंट्स हो, भले मेरे मैटरनल साइड के पेरेंट्स हो, उनका बहुत ही गहरा योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे हमेशा एकदम मेरी हर जड़ को मजबूत बनाए रखा। तुमसे ना हो पाएगा, अगर ऐसा आप कहेंगे किसी को तो जाहिर सी बात मोटिवेटेड होगा। तो बेटर है आप कहिए, जैसे दादाजी ने कहा कि तूने किया है तो अच्छा होगा। तो इससे क्या होता है, आत्मबल का संचार होता है कि इतना कॉन्फिडेंस सबको है तो मुझे तो यही बात आपने की। और वो अंतिम प्रश्न, जो भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि उनके भी लाइफ में, उनकी जिंदगी में भी कोई मोटिवेशन आए? तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जो ये टेक्नोलॉजी के साथ ये जो सोशल मीडिया का जमाना हो, भले ही ये यूट्यूब का ये जो इंटरेक्शन चीजें बढ़ी है, जितना कंटेंट बढ़ा है प्रिपरेशन के दौरान या लाइफ के किसी भी तरह से जो यूटिलिटी बढ़ी है, वो डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। तो उसको बड़े पेशेंसली, बड़े रैशनल तरीके से यूज करें। उसके साथ हमेशा खुद पे विश्वास रखें। अपने पड़ोसी को जलाने के लिए या अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपना सपना नहीं बनाए। सच में जाने कि मुझे क्या पसंद है, भले ही उसमें तुम्हें जो भी पसंद हो, बस अपने पैशन को पहचाने और उसके लिए जी जान झोंक दे। आपकी जीत आपकी होगी। देखिए, बड़ा अच्छा बोला है, क्योंकि अभी आज के दौर में देखें तो एकदम नॉलेज का फ्लड आ चुका है ना, फ्लड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के एकदम से बाढ़ आ चुकी है। यूट्यूब पर जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, हजारों चैनल और क्या क्या, मतलब बहुत सब चल रहा है। और केवल पढ़ाई के अलावा भी कह रहे हैं वो कि बहुत सी भी होता है कि यूट्यूब पर जाते हैं, फिर थंबनेल देखते हैं तो टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, न जाने कितना समय लग जाता है। तो बहुत सावधानी से जरूरत है, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल आपके निर्माण में हो, आपकी डेवलपमेंट में हो, विकास में हो, ना कि वो आपका क्या करे, अवनति की ओर लेकर जाए, आपको नीचे गिराए। तो उसका बहुत ध्यान रखना करना है, और बिल्कुल मन से करेंगे, पूरे दृढ़ निश्चय से करेंगे, लेबर करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। तो राजेंद्र जी का ये मैसेज है। और आखिर में जब मैं राजेंद्र जी की बात को सुना तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शव के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, वक्त के साँचे में ढलना तो हर किसी को आता है, कोई वक्त को साँचे में ढाले तो बात बने। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डायलॉग मंच की ओर से और जितने भी स्टूडेंट्स आपको प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने यूपीएससी का अपने जो मुकाम रखा है वो आपको जल्दी अर्जित हो, आपको हासिल हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।